हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जी हाँ, ये कार्यक्रम है रोजी रोटी का। और जब रोजी रोटी की बात होती है तो सिर्फ एक शख्स का नाम आता है और वो है हमारे मित्र नयन पारिक जी का। जी हाँ, दोनों नाम आपस में जुड़ गए हैं इस समय, नयन पारिक और रोजी रोटी, क्योंकि उनकी जो बेबाक बातें हैं, जो उनका एनालिसिस है हमारी रसोई के बारे में, रोज की दिनचर्या के बारे में, हमारी रोजी रोटी के बारे में, दर्शकों की रोजी रोटी के बारे में, वो बिल्कुल लोगों को मन से, हृदय से छू जाती हैं। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। आपके बिना तो इस कार्यक्रम की अब कल्पना भी नहीं की जाती है। यानी कि रोजी रोटी का नाम आते ही एक ही नाम जहन में, वो है हमारे नयन भाई साहब। आपने शुरू तो किया और मैं साथ आपके पहले से जुड़ा हुआ हूं अब तक, तो मेरे लिए भी बड़ी गर्व और प्रसन्नता की बात है कि आपका और मेरा साथ ये रोजी रोटी पे बहुत टाइम से रहा। कल्पना आपकी थी और उसमें आपने मुझे भी सम्मिलित किया और हम लोग साथ चले, इसमें इतने एपिसोड साथ चले, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। मुझे लगता है आप जिस जगह पर हैं वहां सर्दी काफी है। अहमदाबाद शायद गुजरात में बिल्कुल। है आप, तो वहां पर कुछ ठंड का अभी लगता है प्रकोप शुरू हो गया है। कोल्ड वेव है मेरे ख्याल से 2-4 दिन का ये कि अ, अब मुंबई में भी थोड़ा-सा असर है जहाँ पर मैं हूँ, थोड़ा सा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक स्लाइट चिल सा है इस हवा में, लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक है। पंखे-वंखे बंद हो जाए, पंखे चल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों फिर आज हम बात करने जा रहे हैं नयन भाई के साथ में रोज़ी-रोटी के ऊपर, ख़ास तौर से जो हमारी डोमेस्टिक कंज़म्पशन के कुछ एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, जिसके अंदर आंकड़े आए हैं और जो ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजप्शन जो है हमारा, जो कि जीडीपी का 55 से 60% होता है करीब-करीब, वो अभी भी 2019 के लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। दूसरा एक चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन इस बार 6% क्रॉस होने जा रहा है, जो कि कुछ एडवांस आंकड़े आ रहे हैं, कुछ एडवांस एस्टीमेट उसके भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय आ रही है और 12-13 तारीख के आसपास ये आंकड़े आ जाएँगे। वैसे दुनिया में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक नया रिकॉर्ड बना है 2021 में। फूड प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज रिजन बाय 28% और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। और एक छोटी सी टेल पीस है सीएमआई का भी, जिसमें कि कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं सीएमआई के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के बारे में। थोड़े आंकड़े मेरे पास हैं यहाँ पर, जिसको मैंने शायद नोट किया था, मैं देखता हूँ मेरे पास होने चाहिए यहाँ पर। और जी हाँ, ये यहाँ पर है। निजी खपत जो कि जीडीपी का लगभग 55 से 60% का एस्टीमेट माना जाता है, ये 2019-20 के अंदर, अगर सीधी भाषा में कहा जाए 2019 कहा जाए ताकि आपको समझ आ जाए फाइनेंशियल ईयर में ना जाके, तो ये था 83 लाख करोड़। हमारी जो रियल टर्म्स में हमारा कंजप्शन था। ये डोमेस्टिक कंजप्शन या प्राइवेट कंजप्शन वो होता है जो आप और मैं चीजें बाजार में जाकर खरीदते हैं, ये वो है। और ये करीब करीब 60% के आसपास होता है टोटल जीडीपी का। ये घटकर 75 लाख करोड़ पे आ गया था ये अपना कोरोना काल में 2020 में। और 2021 के एंड तक जिसे कहा जाए तो ये अभी जो शुरुआत में, ये अभी 80 लाख करोड़ पे आया है। यानी कि अभी भी 83 लाख करोड़ से एग्जैक्टली करीब करीब 2.5-3 लाख करोड़ अभी भी नीचे है। इसका मतलब कि थोड़ा समय, शायद ये साल और लगेगा 2022 के एंड तक, जहां पर उम्मीद की जा सकती है कि ये प्राइवेट कंजप्शन जो है वो 2019 के कंजप्शन पे आ जाएगा। हालांकि जो गवर्नमेंट कंजप्शन है उसमें थोड़ा इंक्रीज है, 15 लाख करोड़ 2019 के मुकाबले 17 लाख करोड़ पे है। अ, इसमें जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 47 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ है, तो बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 लाख करोड़ का इंक्रीज है। एक्सपोर्ट 28 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ है और इंपोर्ट 33 लाख करोड़ की जगह 37 लाख करोड़ है। लेकिन ये आंकड़े बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक कंजप्शन जो है अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब लोगों की पॉकेट में अभी भी उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था। नयन भाई, आपकी पहली टिप्पणी, डोमेस्टिक कंजप्शन इज येट टू पिकअप विद द, यू कैन से, राइजिंग थिंग्स इन द मार्केट, और चीजें उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं जितनी पेपर पे दिखाई दे रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये, इसको यदि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है, तो इट कम्स टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम।
देखिए जीडीपी जब वो एक लेवल की रहे या बढ़े, या जो बिलियनर्स है आपके यहाँ वो बढ़े, और सामने जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो महंगाई बढ़े, तो इसका फाइनल नतीजा ये होता है कि मैं और आप अपने निजी कंजम्पशन को बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि जेब में पैसा हो तो बढ़ाएं। और 2 साल जी। के पहले जो सिचुएशन थी उसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट आई है, और ये मैं ज़्यादा हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, जो चाय की दुकान लेके बैठे हैं, ठेला चला रहे हैं, हमारा जो एक बेसिक अपना जीवन व्यवहार अपना निभा रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम करके, उन लोगों में ज़्यादातर लोगों का या तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा मार्जिनली कम हुआ है, मतलब जी। कि वैसे भी फुल एम्प्लॉयड नहीं थे तो अब थोड़ा सा और काम उनका घटा है। जो कोई कोई है वो एम्प्लॉयड थे, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट छूटी है, इनकम कम हुई है, इनइक्वालिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ये हमने हमारे अगले कार्यक्रमों में भी देखा था कि कुछ एक जब बिलियनर्स की संख्या 100 से ऊपर कहीं 130-32 पहुंच गई है, और सामने जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हुआ है। जी। तो जब जी। ये होता है तब निजी कंजम्पशन हमेशा डोमेस्टिक कम होता है। जी। अमेरिका में भी इनइक्वालिटी है, पर फिर भी जो हमारे बॉटम के लोग हैं वो अमेरिका में एटलीस्ट उस लेवल के हैं कि जैसे हमने आपने बताया कि 55-57% हमारा यदि जीडीपी का डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो वो कहीं 65% है वहाँ, विच शोज कि जो एक आम आदमी वहाँ कंज्यूम करता है, जो लोग रोजी रोटी पे खर्चा करते हैं, जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट पे खर्चा करते हैं, उनका शेयर जीडीपी में वहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। और वो भी अभी कम हो रहा है, कम रह रहा है, अपने 2 साल पहले के ही लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया है। और जबकि आप देख रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट अमाउंट यदि वही रहा है, तो आपको महंगाई तो पता है, तो पर यूनिट आपका कंजम्पशन कितना कम हुआ है वो सोचिए आप। यदि उतने पैसे यदि अपनी सब्जी में नहीं डाल रहे थे जितने 2 साल पहले डाल रहे थे, तो आपको पता है सब्जी के तो दाम बढ़े हैं, तो बिल्कुल। आपने एक्चुअली सब्जी 100 ग्राम की जगह अब 90 ग्राम खरीदना और 90 ग्राम हम्म। कंज्यूम करना शुरू किया। तो उसका यदि हम सीरियसनेस देखें, हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए बताएं, तो ये मैं कह रहा हूं कि महंगाई को यदि आप अकाउंट करते हैं और अभी भी आपकी एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन यदि वहां नहीं पहुंची है, तो इसका यही मतलब है कि आपका फिजिकल कंजम्पशन कम हुआ है। आप दूध कम ले रहे हैं, आप सब्जी कम ले रहे हैं, आप अपने जीवन के जो रोजी रोटी के खर्चे हैं वो कम कर रहे हैं, ताकि जी। आप अपना जीवन निर्वाह कर पाए। तो ये सिचुएशन मैं आशा करता हूँ, अब ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, एक पेंडेमिक का हम फेस कर रहे थे 2 साल में, फिर भी हम लोगों ने एटलीस्ट जो हमसे बन पड़ा वो किया है, एट इंडिविजुअल लेवल, एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी। और मैं समझ रहा हूँ कि आगे की सिचुएशन शायद थोड़ी सी बढ़ेगी। ओमिक्रॉन उसमें थोड़ा सी तकलीफ अभी भी कर रहा है, और उसका जो व्याप है वो इतना क्विक है और इतना लार्ज स्केल पे है कि मैं समझ रहा हूँ कि भले लोगों को कम परेशान करता है, पर एक हफ्ते के लिए तो लोगों को अपने घर में बिठाई देता है। और जो आदमी हर रोज का ला के हर रोज खाता है, जिसका रोजी रोटी का निर्भर ही उस पे है कि वो कहीं जाके काम करे तब जाके उसके यहाँ चूल्हा जलता है, उनके लिए ये थोड़ा सा पीरियड और भी, यदि ओमिक्रॉन के कारण हॉस्पिटलाइजेशन न भी जाना पड़े, तो उनकी जो इनकम है वो 4-5-10 दिन के लिए यदि कम हो जाती है या निल हो जाती है, तो उसका उन पे असर पड़ेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि 22 का साल भले ही अच्छा रहेगा, पर रोजी रोटी देखने वाले अपने बजट को संभाल के रखे, अपने आप को संभाल के रखे, स्वस्थ रहे, ताकि जी। ये हफ्ते 10 दिन का जो अपनी रोजी रोटी गंवाने का टाइम है वो उनको न फेस करना पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी इसी हफ्ते की दो प्रमुख खबरें ये थी कि जहाँ पे हमारा कंजप्शन डाउन है अभी भी, वहीं पे एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो रोज़ाना हमारा घर में यूज़ होता है, वो है मिल्क, और दूसरा है एडिबल ऑयल। मिल्क के प्राइसेस को अभी अमूल के चीफ बता रहे थे कि बहुत जल्दी रोक कर रखा हुआ है, इनको बढ़ाने जा रहे हैं फिर से। हालाँकि पिछले साल 2-3 बार बढ़ा भी चुके हैं, और उनकी एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस भी काफ़ी हद तक बढ़ी है पिछले 1.5 सालों में। और एक हैरानी मुझे ये हुई है, आज की ही रिपोर्ट है एक बड़े मेजर न्यूज़पेपर में, कि बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विंटर सीजन के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इज डाउन ऑलमोस्ट बाय 20%। और उसके पीछे जो नयन भाई जो कारण बताए गए हैं कि वहां से उन्हें जो दूध का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, और किसान उनको जो इनपुट देते थे
वो महंगे होने के कारण उन्होंने कटौती कर दी है। और ये हमेशा सर्दियों में ये बढ़ जाता है, हमारे को मिल्क ज्यादा मिलता है, गर्मियों में कम मिलता है। पर पहली बार कई ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद, 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि विंटर के अंदर जो मिल्क सप्लाई है वो श्रिंक हुई है, और वो भी ड्रास्टिकली श्रिंक हुई है। ये मेरे लिए भी चिंता की बात है। और उन्होंने कहा कि ये प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं। और दूसरा, एडिबल ऑयल की प्राइसेस, जहां पे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे सरसों के तेल का कंजप्शन होता है, सरसों के तेल में कोई कमी नहीं आई है देखा जाए तो उसके दाम में। ये दो चीजें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि गरीब से गरीब घर के अंदर भी ये सरसों का तेल और ये खास तौर से दूध का इस्तेमाल बच्चों के लिए, चाय के लिए होता है। तो ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं है कि जहां इतनी एसेंशियल आइटम के प्राइसेस अब और इंक्रीज होने जा रहे हैं। बस दो टिप्पणी इससे आपसे चाहूंगा मैं। अरे दिनेश भाई, ये तो आपने कहा, और हम लोग अपने इसी से मेरे ख्याल से सेकंड टॉपिक पे आ जाएंगे, जो आपने एफएओ की बात की है और जी जी फूड जी और जी फूड जी की बात पे ही आ रहे हैं, तो एक जी सीमलेस वे से वी आर जी गोइंग टू अवर सेकंड जी टॉपिक। जी आपने जैसे ऑयल का कहा, तो वेजिटेबल ऑयल के दाम पूरे विश्व में 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 66% बढ़े, बिल्कुल 66% राइज है। मेज में 44%, व्हीट में 31%। ये मैं जो आप बोल रहे हैं कि 2021 में जो 28% ये फूड प्राइस एंड इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का कहना है 28% कहना है, एवरेज राइज है पूरी दुनिया में। और उन्हीं का कहना है कि ये जो है वो ऑयल 66%, वेजिटेबल ऑयल, मेज 44%, व्हीट 30% प्लस, ये सब दाम बढ़े हैं पिछले साल में और पूरे विश्व में। और हम तो हमारे यहाँ देख ही रहे हैं कि जो सब्जियां कहीं 100 रुपए किलो के आसपास आपको मिल रही है, उसकी लिस्ट अब बड़ी हो गई है। एक दो नहीं है, जो भी आप सब्जी उठाए वो कहीं उस भाव की पहुंच गई है। ऑयल का हम लोगों ने अपने रोजी रोटी के कई एपिसोड में वेजिटेबल ऑयल के जो बढ़ते ऑयल के जी। दामों की बात की है, वो एक्चुअली लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि हमारा रिटेल जो हाँ, मैं उसी इन्फ्लेशन पे आ है, रहा था कि 6% बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है नयन भाई। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि जो आपने ये कहा कि जो सब कंजम्पशन इसका बढ़ रहा है, तो और सॉरी, इसका जो प्राइस बढ़ रहा है, उसके कारण जो रिटेल का है, वो रिटेल का इन्फ्लेशन अभी जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, और एक्चुअली जाके बढ़ेंगे तो क्या होगा। और इस सब के लिए आरबीआई के आंकड़े हैं, सीएमआई के आंकड़े हैं, सीएमआई आंकड़े पे लोगों को जो आपत्ति है उस पर बात करनी है। तो इस रोजी रोटी में इस एपिसोड में हमारे क्या इंटरलिंक्ड इश्यूज इतने हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे हम लोग जाते जाएंगे। पर आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो हमारे दूध का यदि प्रोडक्शन कम हो गया है, यदि हम लोग दूध इतना बना नहीं पा रहे हैं, तो उससे और भी प्राइस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आपके बाकी की सब चीज़ों में, फूड एंड एग्रीकल्चर आइटम्स है, उसमें सब में विश्व में बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से हम भी पीछे नहीं है, हम भी हमारे यहाँ दाम को इतना ही इन्फ्लेटेड महसूस करते हैं, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ इतना बढ़ रहा है। और जो रिटेल और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई के मन में है कहीं कि 5-6% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो एक्चुअली क्या है? वो तो हमारे रोजी रोटी देखने वाले आप और मैं हर रोज जो अपना चलाते हैं, चूल्हा जो करते हैं, अपना रोटी बनाते हैं, उनको पता लगता है कि कैसे पूरे महीने में हम लोग अपना बजट, अपना जो है वो कैसे बैलेंस कर पाते हैं। तो ये सब चीज मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के आंकड़ों में कितनी आती है, कितनी नहीं आती है, पर जो आदमी हर रोज अपना घर चलाता है वो हर रोज ये महसूस करता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और दाम कितने ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो 6% से क्रॉस करने के इस बार अनुमान आ गए हैं कि जो खास तौर से, हालांकि जो होलसेल महंगाई है वो भी तो हमारे पास ही आती है, वो 14.5% के आसपास है। और ये आजकल बड़ी खींचातानी चल रही है कि आरबीआई कहता है मैं तो रिटेल को ही मानूंगा, मैं उस 14% को मानता नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भी दोनों का बैलेंसिंग कर लो, एक कुछ निकाल लो, एक एवरेज निकाल लो। वो भी बात नहीं हो रही है। सरकार को जो सूट कर रहा है वो उसको पिकअप कर रहा है, जो सूट नहीं कर रहा सरकार भी उसको पिकअप नहीं कर रही है। पर महंगाई का बोझ अल्टीमेटली वो आम आदमी के ऊपर है, और आम आदमी की रोजी रोटी महंगी होती जा रही है, या कहा जाए आमिर खान के शब्दों में, महंगाई डायन खाए जात है। खैर, लेकिन उसकी चर्चा होती नहीं इस भारत में। चलिए कोई बात नहीं, चर्चा नहीं होगी, पेट तो भूखा रहेगा तो फिर चर्चा तो होगी। एक लास्ट टेल पीस पे आते हैं। सीएमआई के आंकड़े जो होते हैं हमेशा काफ़ी विश्वसनीय माने जाते हैं, बहुत विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा कलेक्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो हैं रूरल अर्बन एरियाज़ में स्टेट वाइज़, नेशनल वाइज़ करते हैं।
कई बार हमारी राष्ट्रीय सरकारें भी उनको थोड़ा-सा ओवरलुक कर देती हैं, अगर सूट कर देती हैं तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, हमारी सरकारें आजकल ऐसी हैं। लेकिन डेटा कलेक्शन की एक विधि होती है, वो सैंपल सर्वे के थ्रू ही होते हैं। इवन हमारे भारत सरकार के जो एनएसओ के सैंपल्स होते हैं, वो भी सैंपल सर्वे के द्वारा होते हैं। हम कोई सारे 135 करोड़ की वोटिंग थोड़ी करवाते हैं। ये एक टेक्नीक है जो पूरी दुनिया में अपनाई जाती है, बहुत सारे इंडेक्सेस बनाने के लिए, बहुत सारे एक निर्णयों पर पहुंचने के लिए। ये डेटा कलेक्शन जो है, ये अपने आप में डेटा को एक्चुअली न्यू ऑयल कहा जाता है। बिना डेटा के हम अंधकार में बिल्कुल जा रहे हैं। डेटा है तो हमें रोशनी नजर आती है, हमें करना क्या है। वो इंडिकेटर्स प्रदान करते हैं कि हमारी दिशाएं क्या हैं। सीएमआई के डेटा जो आए अनएम्प्लॉयमेंट के, तो उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने बहुत भारी ऑब्जेक्शन ले लिया। पहली बार मैंने देखा कि आपने हरियाणा सरकार को बदनाम करने का कार्य किया है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन लेके आपके खिलाफ केस इनिशिएट किया जाएगा। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया सर, जैसे किसी ने चुनाव का एक वोटर सर्वे कर लिया और वो फेल हो गया तो सरकार कहेगी मैं तो तुम्हारे खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं, आपके सर्वे गलत हो गए हैं। अब ये सर्वे तो सीएमआई के तो बड़े एक अच्छे ऑथेंटिक सर्वे, और सर आप तो खुद बहुत सारी ये इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। सर इस किस्म का ये आपत्तिजनक नहीं है क्या? आप आपत्ति पे आपत्ति क्रिएट कर रहे हैं, पर बिल्कुल आपका जो कहना है वो ये हुआ। अब इसमें जो सीएमआई के अभी आंकड़े आए उसमें हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, 34.1%। और हरियाणा सरकार ने अपना एक अलग ढंग से अपने आंकड़े और सर्वेज करने का काम किया। तो उन्होंने एक परिवार पहचान पत्र या ऐसा कोई करके अपना अभियान चलाया है, जिसमें वो अपने हर फैमिलीज के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं वो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, बाकी का वो करके उनका कहना है कि हमारे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 6.1% है और हरियाणा के हिसाब से 34.1% है। तो जब सीएमआई के ये आंकड़े आए, और क्योंकि हमको ये चर्चा करनी थी तो इससे पहले ही मैंने थोड़ा देखा, तो मुझे ये सीक्वेंस लग रहा है, पर आप बताएं, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हुआ ये कि जब सीएम ने उसने मीडिया से अपनी मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि भाई ये आंकड़े 34.1% से सीएमआई क्या है और हमारे 6.1 है, तो इसलिए हम नहीं मानते और हमारी उस पर आपत्ति है। और एक पत्रकार ने मेरे ख्याल से इसमें पूछा फिर कि भाई आपकी आपत्ति है तो क्या आप सीएमआई के सामने कोई कार्रवाई करने वाले हैं, क्या होने वाला है? तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये कहा है कि भाई हम अपने एडवोकेट जनरल से बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे इसमें कोई करना चाहिए या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और एजी और बाकी के लोग बताएंगे कि साहब इसको हमको ठीक नहीं लग रहा है तो वी कैन इग्नोर इट, पर इसके सामने कोई लीगल कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं बनता है अनलेस यू फाइंड कि उन्होंने अपनी जो डेटा कलेक्शन मेथड में हरियाणा गवर्नमेंट को बदनाम करने के इरादे से कुछ एक डेटा टेम्परिंग किया है, जो मेरे ख्याल से है नहीं। सीएमआई को कोई पर्सनल आपत्ति हरियाणा सरकार से या उनको बदनाम करने की प्रवृत्ति से कोई करा हो तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो अभी जहां इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश बाकी के कई राज्य है जो कि इस चीज के लिए यदि करना हो तो इजी टारगेट हो सकते थे। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं कि या तो एडवोकेट जनरल उन पे प्रिवेल करेंगे कि साहब इसमें कोई करने वाली बात नहीं है, या यदि वो करेंगे तो हमारे जो न्यायालय है वो बताएंगे और मेथड को चेक करके बोलेंगे कि साहब इसमें कोई हमारे जो डेटा है आपने जो कलेक्ट किया उससे सीएमआई को बहुत ज्यादा अनुभव है, वो पूरे इंडिया के लिए बहुत वक्त से करे जा रहे हैं इसको, इस आंकड़ों को सरकारों के द्वारा कई सालों से मान्यता है, और इसीलिए कोई यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं उनकी मेथोडोलॉजी के लिए। पर मुझे इसमें कोई एक ऐसा इंटेंट नहीं दिख रहा है कि कोई सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया हो। तो मुझे लग रहा है कि एक बात हुई और एक पत्रकार ने पूछा और इन्होंने जवाब दिया, पर शायद हम जब तक अपना नेक्स्ट रोजी रोटी का एपिसोड करते हैं तब तक ये चीज रिजॉल्व हो गई होगी। और हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि रोजी रोटी में हम लोग एक इशू उठाते हैं और जब तक वो नेक्स्ट रोजी रोटी का अपना एपिसोड आता है तब तक उस पर कोई एक्शन हो जाती है, चाहे वो वाइब्रेंट हो, चाहे वो
पेट्रोल डीजल के दाम करने के बारे में हो, चाहे वो बूस्टर डोज हो, तो आप जो पॉइंट उठाते हैं दिनेश भाई, वो उसका कोई ना कोई जगह पे प्रतिसाद मिल जाता है और बहुत क्विकली मिल जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ इसका भी प्रतिसाद अपने अगले रोजी रोटी के एपिसोड तक मिल जाएगा कि शायद इसमें कोई भी आगे लीगल कार्यवाही नहीं होगी और वो लोग भी इसको जो परिप्रेक्ष्य में ये डेटा बनाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होना था जो कैंसिल हो गया है, और उसके लिए एक निराशा एक दूसरे देश से आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा आने साहब वाले थे इसमें शिरकत करने वाले थे। 4 बिल्कुल। दिन का इंडिया का प्रोग्राम था उनका, और उनको उम्मीद थी कि वो यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते थे, वहाँ पे उनको एड्रेस भी करना था। तो ये थोड़ी उनके लिए निराशा हो गई। नेपाल अभी-अभी एलडीसी से बाहर निकला, यूनाइटेड नेशन ने उनका निर्णय लिया है, और कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे देखा जाए तो, वो थोड़ा-सा उसमें लगता है थोड़ी देर हो जाएगी। ये मौका था नेपाल के लिए अपने आप को शोकेस करने का, और वो उनकी काफ़ी मीटिंग्स थी वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ में, जहाँ वो नेपाल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने वाले थे। तो ये कहीं न कहीं उनका थोड़ा नुकसान तो वहाँ पर हुआ है। लेकिन साथ में एक और अच्छी बात ये हुई है कि होम अप्लायंसेस के अंदर नेपाल के अंदर जो खबर आई है पिछले हफ्ते ही, जिसको मैंने प्रेज़ेंट भी किया है, वहाँ होम अप्लायंसेस की वन ऑफ द टॉप सेलिंग कंपनी कौन-सी बन गई है? भारत की गोदरेज। Godrej is one of the top selling appliance company in Godrej, which will be in 2022 नंबर 1 की कंपनी बनेगी। तो कहीं न कहीं क्वालिटी और प्राइस जब दोनों एक साथ आते हैं, तो आप अपने आप को किसी भी देश में एज़ ए मल्टीनेशनल स्थापित कर पाते हैं। तो गोदरेज की भी तारीफ़ है। हाँ, देवबा साहब के लिए थोड़ा-सा नेपाल के हमारे भाई-बहनों के लिए थोड़ा दुःख है कि जो उनके यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट जाना था, अब शायद थोड़ा जाएगा तो पर डिले हो जाएगा, क्योंकि नेपाल हमारा प्रिय मित्र भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है देखा जाए तो, और उनका विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। उनके प्रति हमारी सद्भावनाएँ हैं, और सभी हमारे नेपाल के भाई-बहन वैसे को सबको नए साल की शुभकामनाएँ भी हैं हमारी ओर से भी। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दोस्तों विदा, और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने फिर से अपना कीमती वक़्त निकाला, रोज़ी-रोटी ऐसा में आए। प्रोग्राम चेंज हो गया। जी, हेलो? बिल्कुल। जी, जी तो दिनेश जी। तो अभी लेंगे विदा, और इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को फिर नयन भाई के साथ आएँगे, नए विषय लेके आएँगे, और कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे ऐसे कि बजट से पहले हमारी अपेक्षाएँ क्या हैं, वो आपको पहले से इंडिकेशन दे देता हूँ कि बजट से क्या अपेक्षाएँ होंगी, वो अगले अंक में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रोज़ी-रोटी में। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप भेज सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों को हम नयन भाई के सामने उठा सकें, उनसे पूछ सकें। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। नयन भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो शुक्रिया मच। शुक्रिया जी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।